हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने संस्था सार्थक इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल चैनल पर। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से जुड़े महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। तो आइए हम अपने इस सेशन की शुरुआत हमारे पूर्व राष्ट्रपति तथा हमारे प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक कोट से करते हैं। कोट्स इस प्रकार है: उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। इस कोट्स को हम अपने जीवन में उतारते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय है, तो आप बता सकते हैं निम्नलिखित में से अव्यय कौन है। ऑप्शन एक है प्राचीन, दूसरा है मोटा, तीसरी गरीबी, चौथा और। तो निम्नलिखित में से अव्यय और है। ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। गरीबी, प्राचीन, मोटा अव्यय नहीं है। अव्यय से ऐसे शब्दों से होता है जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि का प्रभाव, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लिंग, वचन एवं कारक बदलने पर भी ये ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसके प्रकार और, तथा, किंतु, परंतु, जब, तब, ये सब अव्यय के प्रकार हैं। जबकि प्राचीन, मोटा, गरीबी, इन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह खड़ी पाई को कहते हैं, जो फुल लगाया जाता है। जबकि यह विषयाबोधक चिन्ह है, यह अल्प विराम है तथा यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा निर्दोष होना। ऑप्शन फर्स्ट सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। यहाँ ऑप्शन दूसरा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। तो आपको बताना है वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। तो सही आंसर है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। जबकि क्रोध रौद्र रस का उदाहरण है। क्रोध का अस्थायी भाव रौद्र रस से होता है। भय का भयानक रस अस्थायी भाव है, तथा विस्मय का अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो आपको अगर नहीं पता हो तो बता दें कि दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ प्रथम चरण पूछा गया है, अतः यहाँ ऑप्शन थर्ड हमारा सही ऑप्शन होगा, 13 मात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। आपको इसमें से बताना है कौन सा शब्दालंकार प्रकार है। ऑप्शन है उपमा, रोमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो आपको शब्दालंकार मालूम होना चाहिए। इस शब्दालंकार कौन कौन से हैं। प्रमुख रूप से शब्दालंकार देखा जाता है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सब शब्दालंकार के प्रकार माने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 4 यमक अलंकार शब्दालंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसमें ध्वनियों का उच्चारण जीवा के मध्य भाग तथा तालु के स्पर्श करते हुए होती है, तालव्य ध्वनि होती है। जैसे ई स्वर में ई देखेंगे तो यह मध्य भाग से, तालु के मध्य भाग को स्पर्श करते हुए ध्वनि निकलेगी। व्यंजन में देखेंगे च, छ, ज, झ, य, श, य इत्यादि होती है। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है श, ऑप्शन नंबर 3 श तालव्य ध्वनि है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो आपको मालूम होगा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक सघोष वर्ण होता है, एक अघोष वर्ण होता है। सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिसमें ध्वनियां हृदय से कंपन करती हुई ज्यादा वायु लेकर निकलती है, उसे सघोष कहते हैं। अघोष में वो ध्वनियों का उच्चारण करते हुए स्वर की तंत्रिकाएं दूर दूर रहती हैं, मतलब इसमें घर्षण कम होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष में व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा तथा श श श अघोष होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा क, फर्स्ट ऑप्शन क इज राइट ऑप्शन। पहला, दूसरा तथा श श श व्यंजन वर्ग का पहला वर्ग, क ख जैसे हो गया, च छ हो गया, पहला दूसरा तथा श श श अघोष वर्ग, जबकि तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तथा य र ल व यह सघोष व्यंजन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है, रचना स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ग्रंथ, उपहार, मस्तक यह पुल्लिंग शब्द हैं, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको इसमें से बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि इच्छा, रक्षा, योग्यता ये सब स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है। लड़का का, घोड़ा, प्राण, वधु। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्राण, वायु, जल, आकाश इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है, जबकि लड़का, घोड़ा, वधु इनका बहुवचन बनाया जाता है, जैसे लड़कों, घोड़ों, वधुओं करके। लेकिन प्राण, वायु, आकाश, जल इत्यादि का बहुवचन नहीं बनाया जाता है, इनका प्रयोग इसी रूप में बहुवचन में किया जाता है। तो सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन प्राण। ने किस कारक का चिन्ह है? आपको बताना है ने किस कारक का चिन्ह है। कर्ता का, कर्म का, करण का, संप्रदाय संप्रदान का। तो आपको चार्ट याद होना चाहिए, चार्ट जो हम लोग बनाया करते थे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है अरे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोग याद किया करते थे कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे कर्ता ने का हो जाएगा कर्ता, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। यहाँ पे सर्वनाम से आशय जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे आप, यहाँ सेकंड ऑप्शन है आप, यह सर्वनाम है, जबकि ये घर, पहाड़, नदी ये संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण है लंबाई, समझ, शांत, बुढ़ापा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विशेषण कौन है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है बुढ़ापा, बुढ़ापा विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? गिरना, बोलना, सुनना, कहना। तो यहाँ गिरना प्रेरणार्थक, ऑप्शन फर्स्ट गिरना प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य किस काल का है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है जो वाक्य है किस काल में आएगा? तो लड़के ने पुस्तक, इसका
ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 संदिग्ध वर्तमान में। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह संदिग्ध वर्तमान का वाक्य है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो सही ऑप्शन है अचरज। अचरज आश्चर्य का तत्भव शब्द है, आश्चर्य का तत्सम शब्द होता है, जबकि अंधकार, अंगरक्षक तथा आशा तत्सम शब्द है, जिसमें अंधकार का तद्भव अंधियारा होता है, अंगरक्षक का अंगरखा होता है तथा आशा का आस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम होगा ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। तो यहाँ पर शीत का विलोम उष्ण होगा। गर्म का विलोम ठंड होता, यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं ठंड है, ठंड यहाँ ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर उष्ण सही ऑप्शन होगा। शीत का उष्ण होता है, गर्म का ठंड होता। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, कर का सही अर्थ नहीं होता। तो आपको बताना है कर का सही अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता है? सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो आप जानते होंगे कर हाथ का पर्यायवाची होता है, हाथ, किरण, टैक्स, यह सब कर है। हाथ के पर्यायवाची शब्द है, जबकि सूर्य इनसे भिन्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है दुर्लभ। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। दुर्गम का अर्थ होता है जहां पहुंचना अत्यधिक कठिन हो। अगम का अर्थ होता है जहां जाया ना जा सके, जो जाने योग्य ना हो। जबकि सुलभ का अर्थ होता है जो आसानी से मिल जाए। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो आप जानते होंगे वायु, अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी, आग पानी। तो आपको बताता है कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर अग्नि वायु, सेकेंड ऑप्शन जो है वायु अग्नि, फर्स्ट ऑप्शन वायु अग्नि सही ऑप्शन है। अनिल का शाब्दिक अर्थ होता है हवा, वायु, जबकि अनल अग्नि का पर्यायवाची है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पराजय में उपसर्ग है। तो आपको बताना है पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है। प, पर, परा, जय। पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में परा उपसर्ग है। ऑप्शन 3 परा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लिखावट में प्रत्यय है अट, वट, अवट, आवट। तो लिखावट में आपको बताना है प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है आवट। इसका पर्यायवाची होगा, अरे संधि विच्छेद करेंगे जब तो लिख आवट, तो लिखावट होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन है। महोत्सव का संधि विच्छेद है महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव, मधन उत्सव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन महाधन उत्सव। यहाँ यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, यहाँ महोत्सव हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने घर जाना था। वाक्य में शुद्ध अशुद्ध अंश है मैंने घर जाना था। यहाँ पर अशुद्ध अंश मैंने है, ऑप्शन फर्स्ट मैंने यहाँ अशुद्ध है। यहाँ पर होगा मुझे घर जाना था, मैंने घर जाना था नहीं, मुझे घर जाना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव समास है।
तो यहाँ तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ देशभक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। भक्ति जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है, सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न में 67 से 71 तक प्रश्न गद्यांश से पूछे गए हैं, जो अपठित गद्यांश आते हैं, जिन्हें पढ़कर हमें उत्तर देना होता है। तो आप इन्हें कर भी सकते हैं पढ़ के। इसके लिखा हुआ है, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इसमें बड़ी विडंबना है, और इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि विगत वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। या आप मार्क भी कर सकते हैं जगह जगह पे। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। भारत के खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों के संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी है, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। इस पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रकार से पूछे गए हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो आप देखें कि गद्यांश में पूछा गया था, गद्यांश को पढ़ते हुए गद्यांश में खेलों के गिरते हुए स्तर को दिखाया गया था, बताया गया था। तो यार राइट ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधा का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो यहाँ चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आपने उसमें पढ़ा होगा तो ये चीजें देखने को नहीं मिली, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो यहाँ नकारात्मक वाक्य तीसरा है ही, तो यही थर्ड ऑप्शन यहाँ सही होगा। आपसी गुटबंदी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो राष्ट्र की उपलब्धियों में खेल को शामिल नहीं किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि को शामिल कर लिया गया है, इसीलिए खेल का स्तर भारत में देखिए काफी गिरता जा रहा है। अब इधर के बीच में वर्षों में काफी सुधार हुआ है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहां है आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियां, खेलों को राष्ट्र सम्मान। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो निर्धन राष्ट्र वहाँ खेलों को सम्मान मिल रहा है, इसलिए वो हमसे भी आगे निकल गए हैं खेल के क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, कमानी के रचनाकार हैं। यह साहित्यिक प्रश्न है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखा जाता है कि यूपी पुलिस में साहित्य से आता है, हिंदी साहित्य से। तो पहला प्रश्न है, कमानी के रचनाकार हैं। कमानी की रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन फर्स्ट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
गोदान किसका उपन्यास है? यह लगभग सभी व्यक्तियों को मालूम होगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? आपको बताना है कि बीजक, जो बीजक पुस्तक थी, वह किसकी रचनाओं का संग्रह थी? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन है कबीरदास। बीजक जो रचना है वह कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता हैं। तो अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी। तो अंधेरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखते हैं। तो इस प्रकार एक शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन लगभग आपने किए। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही वीडियो प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित तैयारी से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।